एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रीलिम्स प्री प्लस मेंस प्लस एसए कोर्स एंड यू कैन विजिट द वेबसाइट एट www.readefedu.com। तो ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इसका स्टार्ट कैसे हुआ था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था हमारा, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि अब इंडियंस का कॉपरेशन मिलना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है अगर हमें कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाना है। अदरवाइज़ इंडियंस ने ऑलरेडी रिवोल्ट तो कर ही दिया था, ठीक है। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो उसमें ऑलरेडी चीज़ें ख़राब तो चली गई थी, इसलिए इन लोगों को लगा कि अब इंडियंस का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसी एसोसिएशन की पॉलिसी को आगे रखते हुए इन लोगों ने 3 एक्ट्स निकाली। तो 3 एक्ट ये लोग लेकर आए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो 1861 की पहली एक्ट थी जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में आई थी एक 1892 की एक्ट और 1909 की एक्ट, जिसमें हम आगे फर्दर लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वाली एक्ट होती है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 और ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बनती है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि इंडियंस को एसोसिएट किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। किस तरीके से एसोसिएट किया गया? बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग यहाँ पर हो गई थी, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से एसोसिएट करके। कैसे एसोसिएट करके? वाइसरॉय जो है अब इंडियंस को भी नॉमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर नॉमिनेट जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है। तो वाइसरॉय अब नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल, ठीक है। तो अब ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था कि वाइसरॉय का जो काउंसिल है वो एक्सपैंड तो हो ही चुका था, तो उसमें से कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह के, मतलब अब ज़्यादा पावर भी नहीं देंगे, ठीक है, इंक्लूड करेंगे बट नाम के लिए इंक्लूड कर लिया इन लोगों ने। तो इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह नॉमिनेट कर दिया गया। अब 1862 में उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ये हुई थी कि एक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो गया था। देखो, पहले ये चल रहा था, हमने देखा था जो रेगुलेटिंग एक्ट थी 1773 से लेकर के चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक बहुत ज़ोर शोर से सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी चली थी, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी चली थी। क्या हो गया था कि आपके जो मैं आपको जो ये बोल रही हूँ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक ये क्लाइमैक्स पे पहुँच गई थी, अपने पीक पर थी, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू ही तो ये हुआ था ना कि आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, है ना। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से बनाए गए थे वो। और गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया था। बट अब ये पर्टिकुलर एक्ट जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इसके आने के बाद वापस से ये डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को वापस लाया गया और जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, अब उनको वापस रीस्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली वो जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी थी उसको पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया गया था। तो ये जो लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन की जो पॉलिसी थी, इसमें इसके थ्रू प्रोविंसेस को एक कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई थी 1937 में, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है कि नए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे बंगाल में इस्टेब्लिश किया जाता है 1862 में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश किया जाता है 1886 में, देन पंजाब में इस्टेब्लिश किया जाता है 1897 में। तो ये नए लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि इस्टेब्लिश तो होने ही थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट नए काउंसिल इन तीनों जगहों पे सबसे पहले इस्टेब्लिश किए गए। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वाइसरॉय को ये पावर दी गई कि वो अब अपने रूल्स और ऑर्डर्स और बना सकते हैं, लेके आ सकते हैं, सो दैट काउंसिल जो है वो अच्छे से फंक्शन करती रहे, अच्छे से काम करती रहे। अब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक सिस्टम लेके आए, ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसको कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम। देखो, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं जो भी गवर्नमेंट
आती है, जो भी पार्टी पावर में आती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको कहा जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय होते हैं वो अलग अलग मिनिस्टर्स को दे दिए जाते हैं। कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो एक ही मिनिस्टर को आप 2 मिनिस्ट्रीज़ दे देते हो, तो इस तरीके से चलता है। तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम की बात यहाँ भी की गई है, जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें क्या होता था, जो वाइस रॉय का काउंसिल होता था, उन्हीं में से एक मेंबर को जैसे इंचार्ज बना दिया गया एक डिपार्टमेंट का, या फिर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया गवर्नमेंट का, ठीक है। और उसके पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पर, ठीक है, जो उनके काउंसिल के जितने भी फाइनल ऑर्डर्स इशू करने की जो अथॉरिटी होती थी उनके पास होती थी, ठीक है। तो जितना भी उनके काउंसिल के बिहाफ पर अगर कोई भी मैटर होते थे उनके डिपार्टमेंट के, तो उनके बिहाफ पर वो फाइनल ऑर्डर इशू कर सकते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब 5वीं चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वाइस रॉय के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर थी। और अगर मान लो इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में वाइस रॉय के पास ये पावर थी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे बिना एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती थी, जो वैलिडिटी है, वो 6 महीने तक की हुआ करती थी। ऑलराइट,